2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया। यह फैसला केवल जमानत तक सीमित नहीं है, बल्कि यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य की परिभाषा के दायरे को व्यापक बनाने, साजिश में भूमिकाओं के पदानुक्रम को मान्यता देने और लंबी प्री ट्रायल हिरासत की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट करने के कारण दूरगामी महत्व रखता है। अदालत ने सभी आरोपियों को एक ही तराजू में तौलने से इनकार करते हुए कहा कि साजिश में हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है और उसी आधार पर जमानत का निर्णय होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के तहत अदालत ने 2 स्तर स्पष्ट किए। पहला मुख्य योजनाकार या निर्देशक और दूसरा स्थानीय या सहायक भूमिकाएं। अदालत ने अभियोजन की सामग्री को पहली नजर में सही मानते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम को वैचारिक नेतृत्व देने वाले और मुख्य साजिशकर्ता बताया, जिनकी भूमिका योजना बनाने, दिशा तय करने, तालमेल बैठाने और लोगों को संगठित करने की बताई गई। इसके विपरीत जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली, उन्हें स्थानीय स्तर के सहायक या साइट विशिष्ट निष्पादक माना गया। उनकी भूमिका निर्देशों के पालन तक सीमित थी, न कि रणनीतिक नियंत्रण तक। यूएपीए की धारा 15 आतंकी कृत्य को ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुंचाना या जनता में आतंक फैलाना हो। इसमें विस्फोटक और आग्नेयास्त्र जैसे साधनों के अलावा या किसी अन्य तरीके से किया गया कार्य भी शामिल माना गया है। अभियोजन का कहना था कि अगर बिना पारंपरिक हथियारों के भी सोच समझकर आपस में तालमेल के साथ और बड़े पैमाने पर सड़कें बंद की जाए, जिससे शहर की मुख्य सड़कें ठप हो जाएं, तो उनके इरादे, फैलाव और असर को देखते हुए ऐसे कृत्य किसी अन्य साधन की श्रेणी में आ सकते हैं। बचाव पक्ष ने कहा कि सड़क अवरोध लोकतांत्रिक विरोध का वैध तरीका है और किसी अन्य साधन को केवल हिंसक साधनों तक सीमित पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने इस सीमित व्याख्या को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ हथियार होना या न होना तय करने वाला नहीं है, बल्कि किसी काम का इरादा, उसकी योजना, आपसी तालमेल और उसका असर ज्यादा अहम होता है। यदि नागरिक जीवन को व्यवस्थित रूप से बाधित करने की रणनीति बनाई गई हो और उसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के समय के साथ जोड़ा गया हो, तो वह प्रथम दृष्टया आतंकी कृत्य के दायरे में आ सकती है। यह दृष्टिकोण आतंकवाद की परिभाषा को पारंपरिक हिंसा से आगे ले जाता है। यूएपीए की धारा 43D खंड 5 के अनुसार यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो तो जमानत पर कड़ा प्रतिबंध लागू होता है। अदालत ने गवाहों के बयान, चैट्स और बैठकों के रिकॉर्ड के आधार पर उमर खालिद और शर्जील इमाम के विरुद्ध पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री पाई, इसलिए उन पर वैधानिक प्रतिबंध पूरी तरह लागू हुआ। वहीं सीमित भूमिकाओं वाले सह आरोपियों पर यही प्रतिबंध समान तीव्रता से लागू नहीं माना गया। सभी आरोपियों ने 2020 से चली आ रही हिरासत और ट्रायल की धीमी गति का हवाला देते हुए अनुच्छेद 21 के तहत राहत मांगी। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीब का संदर्भ दिया, जिसमें अत्यधिक देरी होने पर यूएपीए के बावजूद जमानत की संभावना मानी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि के नजीब कोई यांत्रिक नियम नहीं है। देरी स्वतः वैधानिक प्रतिबंधों को नहीं हटाती, बल्कि केवल गहन न्यायिक जांच का ट्रिगर है। यहां रिकॉर्ड अत्यंत विशाल है और प्रक्रिया संबंधी आपत्तियां भी उठीं, इसलिए देरी को केवल अभियोजन पर नहीं डाला जा सकता। अदालत ने संतुलन बनाते हुए कहा, मास्टरमाइंड माने गए आरोपियों के लिए अपराध की गंभीरता देरी पर भारी पड़ी, जबकि सहायक भूमिकाओं वालों के लिए निरंतर हिरासत असंगत हो गई। कुल मिलाकर यह फैसला साजिश के मामलों में अलग अलग स्तर की जिम्मेदारी को मानता है, आतंकी कृत्य की परिभाषा को व्यापक करता है और आतंकरोधी कानूनों के पीछे संसद की मंशा को अदालत द्वारा सम्मान देने को दर्शाता है। साथ ही यह सवाल और गहरा करता है कि विरोध प्रदर्शन और आतंकवाद के बीच सीमा कहां तय की जाए, ताकि देश की सुरक्षा और नागरिक आजादी दोनों के बीच संतुलन बना रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: यूएपीए की धारा 43D खंड 5 किससे संबंधित है? ए. सजा की अवधि से, बी. जमानत पर कड़े प्रतिबंध से,
सी जांच एजेंसी के अधिकारों से, डी गवाहों की सुरक्षा से